ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद साथियों, सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वी सक्सेस जीके ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लेके आया हूं मैं भारतीय संविधान से हम केंद्र सरकार, जो कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, केंद्र सरकार। दोस्तों अगर इसके पहले दोस्तों मैंने 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाए उसको जरूर देखें। दोस्तों वो वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आधा टॉपिक तो आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा, यो आधा आपको पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा टॉपिक केंद्र सरकार। दोस्तों जब हमने जो मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वीडियो डाला था, उसमें दोस्तों हमने एक शब्द देखा था, आपने यहां पर संसद देखा था दोस्तों, आर्टिकल 79 की तरह संसद का वर्णन देखा था। संसद दोस्तों 3 सदनों से मिलकर बनती है दोस्तों। किससे? एक तो होता है हमारे राष्ट्रपति, और एक होती है दोस्तों राज्यसभा, और एक होती है दोस्तों लोकसभा। यहां पर दोस्तों आर्टिकल 79 की तरह देखा था अपन ने, यहां पर आर्टिकल 80 और 81 दोस्तों। देखिए दोस्तों संसद पढ़ी थी हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत 17 आर्टिकल अनुच्छेद 79 के तहत। 80 में दोस्तों राज्यसभा का वर्णन है और 81 में है हमारे लोकसभा का वर्णन। तो दोस्तों आज हम उन संसद के उन दोनों सदनों को पढ़ेंगे दोस्तों, लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा, दोनों को दोस्तों मैंने एक ही साथ पढ़ रहे हैं अपन सारी चीजों को, तो हमें दोस्तों बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों सबके पहले तो पढ़ेंगे हम रचना को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसकी रचना होती है, क्या क्या इसके अन्य नाम हैं। उसके बाद में दोस्तों सदस्य पढ़ेंगे, इसके अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने हैं दोस्तों। निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और उनका जो निर्वाचन होता है तो सदस्य में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जब योग्यताएं होगी तो इसका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है, और कार्यकाल होती है दोस्तों तो कार्यकाल करने के बाद में इसके जो पद के अधिकार होते हैं, क्या क्या इस प्रकार से पावर होते हैं इनके पास, वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों हम त्याग पत्र और शपथ पत्र भी हम देखेंगे दोस्तों कि त्याग पत्र किसको देते हैं और शपथ पत्र किसको देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है, उसके बाद में इसके 3 सदनों से मिलकर बनती है राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा। 79 में संसद है और 80 में राज्यसभा है और 81 में हमारे लोकसभा दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूं एक बार। तो यहां पर लिख देता हूं दोस्तों ये अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 के थ्रू ठीक है दोस्तों, लोकसभा और हमारी राज्यसभा। सबके पहले देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पर रचना बोल सकते हो आप, ये इसको संगठन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं रचना लिख देता हूं, ध्यान रख लेना। सबके पहले देखते हैं दोस्तों इस लोकसभा के आपको कुछ अन्य नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसको बोला जाता है दोस्तों संसद का प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन, और इसको बोला जाता है, इसकी भी रचना साथ के साथ करेंगे दोस्तों, इसको बोला जाता है संसद का द्वितीय सदन। इसको बोला जाता है दोस्तों लोकसभा को संसद का उच्च सदन। क्या बोला जाता है दोस्तों लोकसभा को संसद का संसद का लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, संसद का निम्न सदन। तो इसको क्या बोलते हैं, संसद का उच्च सदन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में तीसरे नंबर पे इसको बोला जाता है दोस्तों जनता का प्रिय सदन। किसको बोला जाता है, इसको लोकसभा को जनता का प्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, ये सारे नाम इसी के हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों इसको दोस्तों हम अस्थायी सदन भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम स्थायी सदन।
स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों बोला जाता है वो दोस्तों जब मैं इसका कार्यकाल पढ़ेंगे अपन लास्ट में भी, तब मैं आपको समझा दूंगा कि इसको स्थायी सदन क्यों बोला जाता है दोस्तों। और ये है दोस्तों इस प्रकार से निम्न सदन, ये हो गया हमारा उच्चतम सदन दोस्तों, उच्चतम। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इसके अन्य नाम हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसके सदस्य कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। दूसरे नंबर पे है इसके सदस्य। ये दोस्तों लोकसभा देख रहे हैं आप, लोकसभा में अधिकतम जो संख्या होती है संविधान के अनुसार, तो यहां पर है दोस्तों आपके 552 तो है दोस्तों अधिकतम। ये अधिकतम सदस्य होते हैं। अब इनको कहां से लिए जाते हैं, तो 552 में से दोस्तों लोकसभा और इस प्रकार से राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोस्तों राज्यों से दिख तो रहा है सर बोल, हाँ ठीक है, राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, और एक है हमारे राष्ट्रपति। एक है हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोस्तों। यहां पर दोस्तों राज्यों से कितने आते हैं, राज्यों से आते हैं दोस्तों 530, और उसके बाद में 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और उसके बाद में 2 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन इनमें से चुने जाते हैं उनकी योग्यताओं के आधार पर, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे अंग्रेज जो वर्तमान में भारतीय हो चुके हैं उसको कहते हैं हम एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय। तो यहाँ से कितने आते हैं दोस्तों, यहाँ से आते हैं हमारे 530 और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में देख लेते हैं वर्तमान में कितने आ रहे हैं। वर्तमान में राज्यों से दोस्तों 530 पहुंच जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंच पाते हैं दोस्तों 13, और 2 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कुल देखें वर्तमान में, तो इस प्रकार से 545 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ 545 दोस्तों। ये जो वर्तमान में देख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये बदलते भी रहते हैं, तो आपको इस प्रकार से चेंज करना। लेकिन ये ऊपर वाले देख लेना, अधिकतम कितने हैं यहाँ पर 552 हैं, राज्यों से आते हैं 530, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं यहाँ पर हमारे 20, और 2 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जो ऐसे अंग्रेज जो वर्तमान में भारतीय हो चुके हैं उनको चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों राज्यसभा के सदस्य। दूसरे नंबर पे देखिए अपने सदस्य, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो इसमें कुल सदस्य होते हैं हमारे 250। कितने होते हैं यहाँ पर 250, ये है कुल। सॉरी दोस्तों, अधिकतम लिखेंगे अपन यहाँ पर, अधिकतम 250 होते हैं, अधिकतम 250 होते हैं। कहां से लिए जाते हैं दोस्तों, राज्य या संघ से लिया जाता है, राज्य और संघों से लिए जाते हैं। राज्य और संघों से लिए जाते हैं दोस्तों अधिकतम 238 लिए जाते हैं, और उसके बाद में 12 मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राज्य संघ, राज्यों या संघ से द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और यहां पर 12 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, 12 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं। बात करते हैं वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में राज्य और संघ से पहुंच पाते हैं दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति तो पूरे 12 के 12 रख देता है, लेकिन यहां पर आते हैं पूरे 233 ही पहुंच पाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं 245। वर्तमान में कुल कितने हैं हमारे यहाँ पर, आप 45 सदस्य पहुंच पाते हैं। किसके, राज्यसभा के कितने हैं हमारे यहाँ पर 245। कुल कितने हैं 250 से। लोग राज्य और संघ से कितने पहुंच पाते हैं 238, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कितने किए जाते हैं मनोनीत, यहाँ पर कुल 12 किए जाते हैं दोस्तों। ध्यान रह जाएगा, लोकसभा में कितने किए जाते हैं, यहाँ पर 2 किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 12 किए जाते हैं। लोकसभा में टोटल कितने हैं 552 है, राज्यसभा में टोटल कितने हैं 250 है यहाँ पर, ठीक है, रह जाएगा ध्यान। उसके बाद में दोस्तों हमने सदस्य पढ़ ले, सदस्य के बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम निर्वाचन। सदस्यों के बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों निर्वाचन। मैं एक बार यहां से मिटा देता हूं।
सदस्यों के बाद में है दोस्तों निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है और राज्यसभा का कैसे होता है दोस्तों? लोकसभा का निर्वाचन होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से, इसका होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यक्ष का तात्पर्य यह होता है कि जिसमें जनता सीधी भाग लेती है। जैसे कि कोई व्यक्ति का चुनाव हो रहा है तो उसके लिए जनता सीधी मत देती है, अपना सीधा मतदान देती है। और ये दोस्तों एक अधिकार होता है सार्वभौमिक मताधिकार। दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य होता है कि ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह इस प्रकार से सीधा मतदान देता है, अपना वोट देता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य यह होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें एक पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों एकल संक्रमणीय की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जनता अपने ओर से एक प्रतिनिधित्व को चुनती है, किसी एक व्यक्ति को चुनती है। जैसे कि दोस्तों विधानसभा का जो सदस्य होता है ना उसको चुनती है जनता। फिर विधानसभा का सदस्य दोस्तों राज्यसभा के सदस्य को अपना मत देता है, किसकी ओर से? अपनी जनता की ओर से। तो ये होते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति कर रहा है, वो अपनी ओर से उसको मत दे रहा है अपना। तो वो होते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से, जनता सीधी भाग नहीं दे रही, जनता अपनी ओर से एक प्रतिनिधित्व को चुन रही है, वो उसको जनता की ओर से भाग ले रहा है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें क्या है दोस्तों? एकल संक्रमण की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों एकल संक्रमण की समान अनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमण की समान अनुपातिक मत प्रणाली एकल संक्रमण की अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। इस प्रणाली से इसका निर्वाचन किया जाता है। किसका दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा का। दोस्तों इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद में दोस्तों निर्वाचन के बाद में दोस्तों आगे की बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम योग्यता की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से ये सारी तो आपने देख ही ली होगी दोस्तों। इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। मेन है आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि केंद्र सभा के दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों योग्यता इसकी होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष, या 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो ये इस प्रकार से लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और 30 वर्ष के बाद में ये राज्यसभा का बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस पर एक प्रकार से यहाँ पर देखा था दोस्तों हमने संसद देखा था। इसके 3 अंग देखे थे हमने, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35 वर्ष। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। लोकसभा 30, 25, 30 और 35 दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों इसके लिए योग्यता के बाद में दोस्तों इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल लोकसभा का दोस्तों कार्यकाल होता है, वो होता है आपके 5 वर्ष अधिकतम।
अधिकतम कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। अधिकतम राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर 6 वर्ष का होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर देखा था हमने ये इस प्रकार से स्थायी सदन है और ये बोला था हमने अस्थायी सदन है। दोस्तों ये स्थायी सदन इसलिए क्योंकि इसका जो कार्यकाल आप 6 वर्ष का देख रहे हो, ये 6 वर्ष का ऐसे होता है कि इसके प्रत्येक 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का मतदान होता है दोस्तों, दोबारा निर्वाचन किए जाते हैं। यानी कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त होता है और उन्हीं 1/3 सदस्यों का निर्वाचन वापस उन 2 वर्षों में लिया जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से कभी भंग नहीं होती है, इस प्रकार से चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। फिर दो साल के बाद में फिर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा और उसका कार्यकाल 1/3 सदस्यों का पूरा होगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार से स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का माना जाता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है अधिकतम। ठीक है, उसके पहले भी अगर इस प्रकार से कोई भंग हो जाती है तो संविधान के संसद के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कुछ नया कानून बनाकर 1 वर्ष के अंतराल के अंतर्गत वापस उसको निर्वाचन करवाना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये होता है कार्यकाल के बारे में बात। इसके बाद में है साथियों पदाधिकार। इसमें होते हैं दोस्तों, एक तो अध्यक्ष होता है, इन्हीं सदस्यों में से एक तो होता है दोस्तों अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। जो ये सदस्य होते हैं, इन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक सदस्य को बनाया जाता है दोस्तों उपाध्यक्ष बनाया जाता है। त्याग पत्र की बात करें तो ये जो अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों? अध्यक्ष महोदय को देता है। इसमें अगर पदाधिकार की बात करें तो इसमें होता है एक तो सभापति और एक होता है उपसभापति। अब इसमें त्याग पत्र की बात करें तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो सभापति होता है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं सदस्यों में से इसकी लोकसभा की तरह इसी में से एक अध्यक्ष चुन लिया, एक उपाध्यक्ष चुन लिया दोस्तों। यहाँ पर उपाध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, लेकिन जो सभापति लेकिन उपसभापति, लेकिन सभापति जो होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब त्याग पत्र की बात करेंगे हम, तो त्याग पत्र भी यहाँ पर सभापति तो अपना त्याग पत्र उपसभापति को देता है, उपसभापति तो अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं देता, क्योंकि हमेशा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है और त्याग पत्र किसे देगा? ये राष्ट्रपति महोदय को देगा, बल्कि यहाँ पर उपसभापति तो सभापति को ही देगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई होगी। आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में दोस्तों। इसमें हमारी केंद्र सरकार पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम दोस्तों राज्य सरकार दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।